student, this is लोमस गांधी. वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ को समझेंगे और इस पे बेस्ड रेजिस्टेंस का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन को ही बताता है. ठीक है, तो आपको इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, फिर ही आपको ओम्स लॉ समझ में आएगा. फिर भी एक बार हम बता देते हैं आपको कि करंट का फ्लो तभी पॉसिबल होता है जब दो कंडक्टर के दोनों एंड के बीच अक्रॉस पोटेंशियल में डिफरेंस होगा. जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट का फ्लो होगा. ये तो क्लियर हो गई. अब ओम्स ने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश किया. ठीक है, ऐसे भी आप ये समझ सकते हैं कि अगर पोटेंशियल में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए वाटर लेवल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे वाटर लेवल यहाँ पे इतना हाइट है और मान लीजिए ये हाइट इतना है. ठीक है, तो डिफरेंस इतना हो गया, इन दोनों लेवल के बीच का डिफरेंस इतना हो गया. तो किसी भी चीज़ का फ्लो होगा फ्रॉम हाई टू लो. जैसा हमने ये पहले भी बताया था कि कोई करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अब जैसे ही ये डिफरेंस थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ये डिफरेंस मान लीजिए हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो जो फ्लो होगा वो फ्लो भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी रेट ऑफ फ्लो भी बढ़ जाएगा. तो रेट ऑफ फ्लो बढ़ा किसके बढ़ने से? इन दोनों पॉइंट के बीच के डिफरेंस के बढ़ने से. मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट का फ्लो यानी फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा. इसी बात को ओम्स लॉ बताता है. ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मान लो तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया. टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पे क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो, कंडक्टर जो है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. ठीक है, और हमारे यहाँ दो तरह के कंडक्टर होते हैं. एक होता है ओमिक कंडक्टर और एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर. ओमिक कंडक्टर उसे कहते हैं जो ओम्स लॉ को फुलफिल करता है. ठीक है, और कंडक्टर जनरली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो अलग अलग टेम्परेचर पे वेरिएशन आने लगेंगे. ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इसीलिए जब भी हमें ओम्स लॉ समझना हो, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग टेम्परेचर पे रीडिंग फिर अलग अलग तरीके से आती है, तो फिर वेरिएशन आपको नहीं समझ में आएगा. इसीलिए अगर आपको ओम्स लॉ समझना है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर आप कर लो और उस टेम्परेचर पे ये रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना है. ठीक है, मान लीजिए हमने कोई टेम्परेचर फिक्स कर लिया, अब उस टेम्परेचर पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहे हैं. तो हमने मान लो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया, पहले मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस था हमारे पास, मान लीजिए 5 वोल्ट. ठीक है, तो हमने ये देखा, हमने पोटेंशियल, जैसे कि मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट था. तो हमने नोटिस किया कि करंट मान लो 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों एंड के बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करके 10 वोल्ट कर दिया, हमने 10 वोल्ट कर दी. तो आपने क्या देखा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ट्वाइस हुआ है. तो देखा ये गया एक्सपेरिमेंटली कि करंट जो है वो 2 एम्पेयर हो गया. उसी तरह से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के 15 वोल्ट कर दें तो करंट 3 एम्पेयर हो जा रहा था. तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आती है कि जिस रेट से पोटेंशियल डिफरेंस आप इन दोनों एंड के बीच इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, उसी रेट से करंट इंक्रीज या डिक्रीज करेगा. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से करंट बढ़ रहा था. कैसा बढ़ रहा था? अगर पोटेंशियल डिफरेंस ट्वाइस हो रहा है तो करंट भी ट्वाइस हो रहा है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस थ्राइस हो रहा है तो करंट भी थ्राइस हो रहा है. तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आती है कि जब किसी एक चीज़ के बढ़ने से, जैसा वो बढ़ रहा है, सामने वाला भी अगर उसी रेट से बढ़ रहा हो, तो इस रिलेशन को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं. तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आती है कि किसी भी कंडक्टर में करंट जो फ्लो करेगा उस कंडक्टर को प्रोवाइड किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब ये हो गया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा. ठीक है,
जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटती है फिजिक्स में तो एक इक्वल टू साइन आता है, बदले में कांस्टेंट टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यूज होगा आर, जिसे हम लोग कहेंगे रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट रेसिस्टेंस कहलाएगा जो किसी भी मटेरियल का होता है। और आगे हम लोग रेसिस्टेंस पे बात करने वाले हैं। फिलहाल आपको ये समझ लेना है कि रेसिस्टेंस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, जो किसी भी कंडक्टर कोई भी वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। हर मटेरियल का अपना खुद का रेसिस्टेंस होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया। तो हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो करंट भी क्या होगा, करंट भी डबल हो जाएगा। उसी तरह से अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप हाफ कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है। अब जब ऐसा रिलेशन होता है तो इस रिलेशन में ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। आप चाहो तो इसे प्लॉट भी कर सकते हो। वैसे हम यहाँ पे दिखाएं आपको कि आई और वी के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन टाइप का होगा। ठीक है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप बनता है, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा टाइप का। ठीक है, टेन थीटा। जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया मान लो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम मान लो थीटा की बात कर रहे हैं, टेन थीटा या कोई भी थीटा एंगल की बात करें तो टेन थीटा बराबर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के अकॉर्डिंग जो भी परपेंडिकुलर होगा और जो बेस होगा उसका रेशियो टेन थीटा कहलाता है, जिसको हम लोग स्लोप भी कहते हैं। तो जब आई और वी के बीच आप ग्राफ प्लॉट करोगे और उसका ये जो स्लोप निकालोगे थीटा इसको एज्यूम करके, तो ये आता है आपका, देखो स्लोप मतलब हो गया टेन थीटा। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए सी है और बेस यहाँ पे ओ ए है। तो ए सी बाय ओ ए, और ए सी का वैल्यू क्या है, चलिए देखो कि ए सी का वैल्यू क्या है। ए सी करंट को बता रहा है और ये जो ओ ए है वो वोल्टेज को बता रहा है। तो आई बाय वी इक्वल टू आर। आप इस रिलेशन से भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आर को हम देखना चाहें तो आर इक्वल टू आई बाय वी होता है। तो यहाँ पे स्लोप निकालने से आई बाय वी आया। यहाँ पे जब हमने स्लोप निकाला तो आई बाय वी आया जो कि आर के बराबर होता है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आती है कि हम जब आई और वी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप हमें रेसिस्टेंस देगा। क्लियर है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आई और वी के बीच का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है और उसका स्लोप रेसिस्टेंस देता है। ठीक है, तो ये रहा ओम्स लॉ। अब हम लोग रेसिस्टेंस को समझते हैं। देखो रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस जैसे नाम इसका है प्रतिरोध, मतलब ये क्या करता है कि किस करंट के फ्लो में रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब उसे रेसिस्ट करता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की ये टेंडेंसी होती है कि वो खुद से फ्लो हो रहे करंट को रोकना चाहेगा। ठीक है, और कौन कितना रोकना चाहता है, मतलब खुद से फ्लो हो रहे करंट को कौन कितना रेसिस्ट कर पाता है, यही प्रॉपर्टी उसकी रेसिस्टेंस कहलाती है। जो ज़्यादा रोक पाता है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो कम रोक पाता है उसका रेसिस्टेंस कम होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो उसमें फ्लो हो रहे करंट को अपोज करता है। ठीक है, कोई ज़्यादा अपोज करेगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, कम अपोज करेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब रेसिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, तो आपने यहाँ पे देखा था कि ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो इसको आप चाहे तो हमको ये आर कैलकुलेट करना है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आई। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो अगर आप कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का अगर आप रेशियो कर लो तो आपको रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसीलिए न्यूमेरिकली आप इसे कह सकते हैं कि ये क्या होता है, रेशियो होता है किसके बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रेशियो हमें किसी भी कंडक्टर का में रेसिस्टेंस बता देता है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा, रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, आर इक्वल टू वी बाय आई। ठीक है, याद रखना है आपको। बात करते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में। तो अगर आप इसके एसआई यूनिट को समझो तो वी क्या हुआ, वोल्ट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट बाय एम्पेयर। ठीक है, वोल्ट बाय एम्पेयर। अब इसी वोल्ट बाय एम्पेयर को कहा जाता है ओम। ठीक है, ओम, OHM,
ओम पढ़ते हैं इसे, ठीक है। तो आप ओम कहो या वोल्ट पर एम्पेयर कहो, एक ही बात है। तो वोल्ट पर एम्पेयर को शॉर्ट में हम लोग ओम कहते हैं, इसलिए इसका पॉपुलर जो एसआई यूनिट है वो ओम है, ठीक है। अब किसी भी वायर में फ्लो कुछ ना कुछ करंट होगा, और उस करंट को वो कुछ हद तक रेसिस्ट करेगा कोई भी कंडक्टर, क्योंकि उसमें ये टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब हमसे ये पूछा गया कि किसी भी वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम है, इसका क्या मतलब हुआ, या 1 ओम को डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा आपको, या डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस पूछा जा सकता है। तो 1 ओम का मतलब क्या हुआ? 1 ओम का मतलब ये हुआ कि 1 ओम किसी भी कंडक्टर का उतना रेसिस्टेंस होगा जब उससे 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो पाएगा, और कब? जब उसे प्रोवाइड किया जाएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया और इस वायर के दोनों एंड के बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दिया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट फिक्स कर दिए। अब इस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर ये वायर 1 एम्पेयर करंट फ्लो होने खुद से देता है, तो इस वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम होगा। फिर से सुनिए, मान लीजिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दे रखा। अगर ये वायर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पेयर ही करंट फ्लो होने देता है, तो इस वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम होगा। ये हुआ 1 ओम का मतलब, लिखा भी हमने यहाँ पे 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end and current of 1 ampere flows through it, ठीक है। मतलब 1 ओम रेसिस्टेंस तब होगा जब 1 वोल्ट में 1 एम्पेयर करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो करेगा, तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ये रहा रेसिस्टेंस की बात। अब आते हैं हम लोग इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। आसान एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं और एक अच्छा वाला न्यूमेरिकल भी करवाएंगे हम आपको। देखिए, इसमें कह रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर। देखो, क्लास 10th में हमें पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली दे रखा होगा, तो इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 0.1 वोल्ट, दो वायर के इंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट दे रखा है, जिससे कि करंट 2 एम्पेयर फ्लो कर पा रहा है इस वायर से करंट 2 एम्पेयर फ्लो कर पा रहा है। तो हमसे ये पूछा गया कि इस वायर का रेसिस्टेंस बता दो। आपने क्या सीखा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दे दिया जाए और 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, तो उस वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम होता है। यहाँ पे देखो, 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है कितने वोल्टेज से? 0.1 वोल्ट से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दे रखा है? 0.1 वोल्ट। करंट कितना दे रखा है? 2 एम्पेयर। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये। R इक्वल टू V/I होता है। V का वैल्यू 0.1 वोल्ट, I का वैल्यू 2 एम्पेयर। सॉल्व करेंगे तो 0.05 ओम आएगा। क्लियर है? चलिए, एक और आसान सवाल लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सिंपल सर्किट है जिसको 20 वोल्ट प्रोवाइड कर रखा है बैटरी से। बैटरी की मदद से उसे हमने 24 वोल्ट प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। और उस सर्किट में जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर लगा हुआ है जिसका रेसिस्टेंस 60 ओम है। तो हमसे ये पूछा गया कि सर्किट से करंट कितना फ्लो करेगा। आसान है, देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है, रेसिस्टेंस कितना है? 60 ओम का। तो करंट पूछा जा रहा है, आपको पता है कि R इक्वल टू V/I होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। तो सॉल्व करेंगे, V का वैल्यू 24 और R का वैल्यू 60 है, तो 0.4 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा उस सर्किट से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक अच्छा वाला सवाल लेते हैं। देखो, अब हमसे ये कहा गया कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो करंट ड्रॉ करता है 0.3 एम्पेयर। कब? जब उसे 220 वोल्ट सप्लाई लाइन के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसको जब 220 वोल्ट सप्लाई लाइन के साथ जोड़ते हैं तो वो करंट 3.4 एम्पेयर लेता है। उसी इलेक्ट्रिक आयरन को अगर हम 110 वोल्ट के साथ जोड़ेंगे तो करंट कितना लगेगा? ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके पहले स्टेप्स देख लेते हैं, फिर अल्टरनेट मेथड से इसको समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है। इस इलेक्ट्रिक आयरन को जब आप 220 वोल्ट के साथ जोड़ते हैं तो करंट 3.4 एम्पेयर लेता है। तो हम पहले इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें वोल्टेज पता है और करंट कितना फ्लो हो रहा है ये पता है, तो हम इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेसिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 64.7 ओम। अब यहाँ पे ये देखो, इसी आयरन को है ना हम लोगों ने
अब नए सेकंड केस में इसी इलेक्ट्रिक आयरन को हम 110 वोल्ट के साथ जोड़ रहे हैं, तो आयरन तो वही रहा, इलेक्ट्रिक आयरन अगर वही रहा तो रेसिस्टेंस भी वही रहेगा, मतलब पुराना वाला रेसिस्टेंस रहेगा। तो हम लोग रेसिस्टेंस पुराना वाला ही कैरी कर रहे हैं, वोल्टेज हमने चेंज कर दिया तो करंट भी बदलेगा ही। देखो अब आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर, नया वाला वोल्टेज और रेसिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो वी बाई आर 110/64.7, सॉल्व करेंगे तो 1.7 आ गया। यानी कि सेकंड केस में जब हम लोग उस इलेक्ट्रिक आयरन को 110 वोल्ट के साथ जोड़ेंगे तो 1.7 एम्पेयर करंट वो ड्रॉ करेगा। अब यहाँ पे इसको अल्टरनेट तरीके से समझिए, अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में होता तो इसको कैसे बनाते। देखो हमने पहले सीख रखा है कि वोल्टेज, ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट जो है होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उसी हिसाब से करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। ठीक है, हम लोग उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर दी सेम वायर सेम रेसिस्टर के लिए अगर ये केस हो तो यहाँ पे देखो 220 वोल्ट क्या है, वोल्टेज है। 220 वोल्ट से वोल्टेज कितना हो गया 110, मतलब वोल्टेज कितना हुआ है, हाफ हुआ है। तो वोल्टेज अगर हाफ होगा तो करंट को भी हाफ होना चाहिए, तो करंट 3.4 से हाफ होकर कितना हो जाएगा 1.7। एक स्टेप में क्वेश्चन बन गया आपसे, हमने इसे लिख भी दिया है कि ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना घटेगा करंट भी उतना ही घटेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 220 से 110 हो गया, मतलब हाफ घटा है, तो करंट भी क्या होगा, करंट भी हाफ घटेगा। तो करंट हाफ घट के कितना हो जाएगा 3.4 से, उसका हाफ कितना होगा 1.7 होगा। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसमें जब हम लोग रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी को समझेंगे कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसको अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग, इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में हम आपको ओम्स लॉ का बेसिक बताया, हमने ओम्स लॉ समझाया, और रेसिस्टेंस का बेसिक मतलब जो है वो हमने आपको समझाया। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। ये 3 प्रॉब्लम हमने आपको बताया। अब आपको कुछ सवाल होमवर्क के लिए होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चे प्रॉब्लम को तो बना रहे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, या तो वो लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, अगर देख भी रहे हैं तो हल्के में ले रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे ही करना है तो आपकी मर्ज़ी, आप देखिए, लेकिन हमारा काम है सर्विस प्रोवाइड करना, वो हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर आप लोग खुद में ईमानदार रहिएगा तो फ़ायदा आप ही को पहुँचने वाला है, आगे आप लोग की मर्ज़ी, ठीक है। कुछ सवाल हम फिर से आज होमवर्क डाल रहे हैं, अगर ठीक लगे, अगर आपको समझ में आए, अगर आपसे बन जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम एक बार समझा देते हैं। पहला सवाल है कि करंट 5 एम्पीयर फ्लो हो रहा है किसी भी वायर से, जिस वायर के एंड के अक्रॉस वोल्टेज है 3 वोल्ट। हमसे ये पूछा गया कि उसका रेसिस्टेंस बताओ। आसान से बना सकते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला उसी तरह का सवाल है, इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 20 वोल्ट का, और ये कहा है कि उस वायर का रेसिस्टेंस 5 ओम है, तो हमसे ये पूछा गया है कि करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है। एक और सवाल देखिए, रेसिस्टेंस 20 ओम है और 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड किया गया होगा, ये हमसे पूछा गया। और लास्ट वाले सवाल में कि अगर किसी हीटर को 120 वोल्ट के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो 1.4 एम्पेयर करंट ड्रॉ करता है। अगर इसी हीटर को 240 वोल्ट के साथ सप्लाई जोड़ेंगे तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपको आराम से बना के कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट करने हैं, और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए, तो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।